IVM। मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि जिनके घर मिट्टी के बने होते हैं, घर में छोटे पर लोग बड़े होते हैं। न्यूजीलैंड की टीम को अगर आप देखेंगे तो ये शेर उन पर एकदम फिट बैठता नजर आएगा। छोटा सा देश है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन पिछले 3 सालों में न्यूजीलैंड के टीम ने किया है वो कमाल रहा है, और इसीलिए मुनव्वर राना साहब का ये शेर बरबस जहन में आ जाता है। आज न्यूजीलैंड के ग्राफ पर बात करेंगे, किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करती नजर आ रही है, और एक छोटा सा देश कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे उनका विजन इतना बड़ा है जिसकी वजह से आप देखें दुनिया की तमाम टीमों को वो पीछे छोड़ते हुए बिना किसी बड़े नाम के ये टीम आगे बढ़ रही है, और एक बार फिर वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। नमस्कार, खेल नीति में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है। इनसे आज हम जानेंगे कि न्यूजीलैंड का ग्राफ पिछले 3 सालों में अचानक इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ा है। साथ ही बात आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले पर भी करेंगे, और जिस तरह से भारतीय टीम इकट्ठी हो रही है क्योंकि उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ अब T20 सीरीज खेलना है रोहित शर्मा की कप्तानी में, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सबा भाई, न्यूजीलैंड के बारे में क्या कुछ जहन में आता है आपके? मेरे तो एक शेर जहन में आया, मैंने वो शेयर कर दिया। लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट देखें 2019 में फाइनल खेलते हैं, फिर 21 में आते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप वो जीत लेते हैं, और अब आईसीसी टूर्नामेंट T20 के एक बार फिर वो फाइनल में। यानी तीनों फॉर्मेट में इस तरह से डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलना बिना कुछ शोर शराबा किए हुए, क्या आपके जहन में आता है न्यूजीलैंड टीम के लिए? सबसे बड़ा कारण है राजीव कि ये जो नेशन है एक्सपोर्टिंग नेशन है। जी। इसमें अगर हम वहाँ के सिटीजन्स को देखें तो मुझे लगता है बिटवीन 90 to 94% जो सिटीजन्स हैं वहाँ के वो एक्टिव स्पोर्ट्स खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचुरली सबके सब एथलीट्स हैं, तो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो जाए वो बहुत आसानी से वो गेम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत आसानी से अपने स्किल्स पर मेहनत करते हैं। उसके बाद उनके सिस्टम की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम होगा राजीव। उनके पास खिलाड़ी, क्योंकि क्रिकेट उनका सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है नहीं। वहां पर जो क्रिकेट है वो लड़ाई कर रहा है रग्बी से, वो लड़ाई कर रहा है टेनिस से, वो लड़ाई कर रहा है सॉकर से, वो लड़ाई कर रहा है अन्य कई सारे खेल से। तो वहां के क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा काम यह है कि वहां पर एक आइडेंटिटी बनाना है इस गेम की, और वो क्रिकेट की आइडेंटिटी तभी बनेगी जब आपके पास सिस्टम सही होंगे, जब आपके प्रोसेस सही होंगे, जब आपके प्रोसीजर सही होंगे, जब आपके पास सही अधिकारी होंगे, सही ऑफिशियल्स होंगे, लाइक माइंडेड पीपल होंगे जो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आप देखेंगे निरंतर प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है न्यूजीलैंड के क्रिकेट में। उसके साथ साथ सिस्टम तो सही है, पर वो एक रूथलेस स्पोर्टिंग नेशन भी है। जो खिलाड़ी उनके हिसाब से लगता है कि अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, आने वाले समय में ये हमारे लिए उतना ज्यादा यूटिलिटी लेकर नहीं आ सकता है, वो बाहर हो जाता है। रॉस टेलर को देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने रन भी बनाया, पर कोई वहां पर सिंपैथी के हिसाब से वो लोग काम करते नहीं। उनको लगता है कि जो खिलाड़ी उनके लिए सही है उसी को मौका मिलता है। इस विश्व कप में देख लें, कई ऐसे नए नए चेहरे हैं जो पहली बार विश्व कप खेल रहे हैं। डैरेल मिचेल का नाम हम लोगों ने सुना नहीं था, डेविन कॉनवॉय का नाम हम लोगों ने एक दिवसीय क्रिकेट में सुना नहीं था, पर यहाँ पर इन दोनों ने इतनी शानदार पारी खेली। उसी प्रकार से कई सारे यंग प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अनुभव भी है। मुझे लगता है ये जो जीत जो कल दर्ज की है न्यूजीलैंड ने, ये आत्मविश्वास की जीत है राजीव जी। बिल्कुल, और राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार सर, एज अ कोच मुझे लग रहा है आप न्यूजीलैंड की टीम के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है मैदान के अंदर, बाहर रणनीति बनाइए और आपके खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। आप देखिए आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर हम देखें 19 में वो फाइनल खेलते हैं और ऑलमोस्ट चैंपियन थे, अगर हम वो चौका अगर ध्यान से देखें तो। फिर हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, फिर न्यूजीलैंड जीत जाता है, और अब T20 फॉर्मेट की बात करें तो वो फाइनल में है। कैसे आप देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम को? राजीव, एक बहुत ही शानदार टीम है और एक बेहद फिट टीम है ये, और जिसमें कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं है, बहुत बड़े नाम नहीं है, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल ऐसा नहीं लगता कि उनकी फॉलोइंग है, लेकिन सब मतलब सेल्फ बिलीव है इस टीम में, और एक कोहेसिव यूनिट की तरह ये टीम खेलती है कि एक पूरी टीम की तरह खेलती है, जिसमें सबको अपने रोल्स पता है, और जिस तरह की फील्डिंग करते हैं वो, जिस तरह कल मैच जीता है उन्होंने, वो लाजवाब परफॉर्मेंस में कहूंगा उनकी। और कोई भी कोच ऐसी टीम के साथ अटैच होना चाहेगा, क्योंकि उसको सिर्फ स्ट्रेटेजी बनानी है और बताना है कि आपने ये करना है,
और एग्जीक्यूशन जो लेवल है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का वो बहुत ही लाजवाब है। सवा भाई, हर्ष जैन कह रहे हैं कि केन विलियमसन जो है वो ग्लोबल सुपरस्टार है। आप मानते हैं इस चीज को, जिस तरह से वो टीम लीड कर रहे हैं और तीनों फॉर्मेट में क्या कमाल की कप्तानी वो करते हैं। कल भी जो चेंजेस उन्होंने किए सडनली, जिस तरह से जिमी निशम को गेंदबाजी में इस्तेमाल किया, फिर जिमी निशम बैटिंग करने भी आए ऊपर, और उनकी मुझे लग रहा है गेम चेंजिंग इनिंग्स थी, जिस तरह हर्ष जैन भी कह रहे हैं। और मजे की बात देखिए, 58 लाख की टोटल पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड की, मतलब हमारे दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन है। और ऐसे में ये टीम अगर डोमिनेट कर रही है, दुनिया भर की टीमों को चारों खाने चित कर रही है, तो फिर कुछ तो वो अच्छा कर रहे हैं, अगर जिस तरह से कंसिस्टेंट है। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है मैनेजमेंट के लिए राजीव, के इतने छोटे से नेशन में इतने सारे सुपरस्टार्स तो क्या, इतने सारे मैच विनर्स आप कैसे पैदा कर सकते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है इस पर और भी चर्चा करना। पर केन विलियमसन के बारे में बात हो रही है, मुझे लगता है कि न ही केवल कप्तान पर एक बल्लेबाज के रूप में जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से वो ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट करते हैं। कल भी मैच जीतने के बाद जिस तरह से उन्होंने ओवेन मॉर्गन के साथ हाथ मिलाया, फिर या फिर उनसे बातें की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुझे याद आ रहा है, हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच, वो जीतने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच वो हार गए हैं और भारत मैच जीत गया है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि वो कितने लेवल हेडेड है, और इसी वजह से हर एक खिलाड़ी उनके लिए तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। कल जिस तरह से उन्होंने जिमी नीशम का इस्तेमाल किया, मतलब एक बात पर पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है राजीव। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सेल्फ बिलीफ, आप सोच लीजिए कि 2 उनके मेन विकेट्स गिर गए हैं, कप्तान विलियमसन भी बाहर चले गए हैं। अब कौन सी टीम ऐसी होगी कि ये जो ये सोचेगी कि यहाँ से हम मैच जीत सकते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने, जो कि इंग्लैंड की टीम थी। वहां से डैरल मिचेल के आप व्यक्तित्व के बारे में देखिए, उनकी मनोस्थिति के बारे में आप सोचिए कि वो स्ट्रगल कर रहे थे पूरे इनिंग्स में। रन अ बॉल उनका स्ट्राइक रेट था, पर अंतिम समय तक वो लड़ते रहे। उनको लगा कि नहीं, अगर मैच जीतना है तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। उसके बाद वो शानदार कैमियो, 11 बॉल में 23 रन आके जिमी नीशम ने बना लिया। 1 ओवर का इंतजार था, उसके बाद मैच कितना जल्दी पलट सा गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब हर एक खिलाड़ी में ये सेल्फ बिलीफ है कि वो मैच जिता सकता है अपनी टीम के लिए। बिल्कुल। और अगर हम राजकुमार सर बात करें, जो कहते हैं छुपे रुस्तम खिलाड़ियों की, वो सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड की टीम में क्यों मिलते हैं? अब डेविन कॉनवे ने जिस तरह की इनिंग कल खेली है 2 विकेट गिरने के बाद, पावर प्ले में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, और वो 46 रन बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने बनाए। हालांकि डैरेन मिचेल अंत तक रहे, नॉट आउट गए वो, बट डेविड कॉनवे ने मुझे लग रहा है मैच में बड़ा फर्क डाला इस टूर्नामेंट में। और एक ब्रेव डिसीजन था राजकुमार सर की, उनसे विकेट कीपिंग कराना शुरू किया गया, और उनके जो मेन विकेट कीपर थे सीफर्ट, उनको बाहर बिठाया गया। सवा भाई, आप दे दें जवाब इसका। देखिए, टिम सीफर्ट और मार्टिन गुप्टिल को ओपन करना था इस विश्व कप में, पर डैरल मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी की वार्म अप मैच में। तो अचानक मैनेजमेंट को ये लगने लगा कि अगर हम डैरल मिचेल और मार्टिन गुप्टिल के साथ ओपन करेंगे तो दोनों जो एग्रेसिव प्लेयर्स है उसका फायदा मिलेगा पावर प्ले में। और जैसे उनको ये लगने लगा, उनको लगा कि अब हमें एक और कीपर की जरूरत है। डेविन कॉनवे जो कि कीपिंग नहीं करते हैं, वो एक मेकशिफ्ट कीपर है, उनको नंबर 4 पर खिलाया, उनसे कीपिंग कराना शुरू कर दिया। तो जगह कितनी ज्यादा खुल गई। इसको ये भी कहते हैं राजीव कि आपके पास कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने अप्रोच में, कि जो आप प्लान बना के आ रहे हैं, पर अब अगर अचानक आपको लगता है कि यहाँ से हमें एक परिवर्तन करना चाहिए जो टीम के हित में रहेगा, उसका फायदा मिला यहाँ पर न्यूजीलैंड को। तो ये सही प्लानिंग तो है, और उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल अप्रोच का भी नतीजा है। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था 2019 का हम रिपीट मैच देख रहे हैं। सब वही, कप्तान भी वही, टीम भी वही, और अप्रोच लगभग वैसे ही था। इंग्लैंड ने बैटिंग पहले की, और उनकी जो पूरी उम्मीदें बटलर और जॉनी बेस्ट्रो पे थी। मोइन अली ने एक जबरदस्त इनिंग खेली, लेकिन आपको लग रहा है लगभग 20 रन शॉर्ट रह गया, क्योंकि वहां पे ड्यू फैक्टर था, और वो कन्वर्ट नहीं कर पाया शायद, जो स्टार्ट दिया था बेस्ट्रो और बटलर। कल मुझे लगा राजीव कि ड्यू फैक्टर कम था, पर जो फिनिश होनी चाहिए थी इंग्लैंड की तरफ से वो देखने को नहीं मिली। अगर आप अंतिम 3 या 4 ओवर देखेंगे इंग्लैंड के, वहां पर मैक्सिमम जो इंग्लैंड ने रन बनाए वो 10 या 11 रन ही बनाए हैं। जब आपके पास इतने सारे विकेट्स हैं हाथ में, तब आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो भी जानते हुए कि सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत विकेट आसान हो जाता है, और एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, तो फिनिश करना बहुत बहुत जरूरी था। स्ट्रॉन्ग फिनिश करना बहुत जरूरी था इंग्लैंड के लिए, जो वो कर नहीं पाए। उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा जिस तरह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने
ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की डेथ ओवर्स में आकर। वहां पर कोई बड़ा ओवर हुआ नहीं। 10 या 11 जब आपके पास विकेट्स हाथ में है तो वो बड़ा ओवर नहीं, कभी भी नहीं कहला सकता है, और इसका जी। लाभ मिला अंत में न्यूजीलैंड को। और जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए, कल मैं देख रहा था निशम को 2 ओवर कराना, फिर ईश सोडी ने बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट लिया बटलर का। ये केन विलियमसन एज अ कैप्टन जिस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं, और जेस्चर, अभी एक सवाल भी आया था कि वो हारे या जीते, जेस्चर केन विलियमसन का एक जैसा होता है। और जो सोच है, राजकुमार सर आप जुड़ गए हैं क्योंकि हमारे साथ, जो ब्रेन जिस तरह से उनका काम करता है, हमने देखा था जब एक मैच मुझे याद आता है अफगानिस्तान के खिलाफ, इतनी ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराई कि वो बैकफुट पर ही खड़ी रह गई अफगानिस्तान की टीम। कल एकदम डिफरेंट अप्रोच था, उनको पता था रिवर्स स्वीप खेला जाएगा, स्विच हिट मारेगी इंग्लैंड, उसके लिए डिफरेंट लाइन पे गेंदबाजी और डिफरेंट फील्ड सेट था। ये एक थिंकिंग कप्तान ही कर सकता है। आपको लग रहा है वर्ल्ड में इस समय बेस्ट कैप्टन के तौर पर केन विलियमसन अपनी पहचान बना चुके हैं? चलिए सभा भाई, आपको लगता है जो बात राजकुमार सर ने कही निस्संदेह बेस्ट? राजीव, जी निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है। केन विलियमसन ने जिस तरह से कप्तानी की और हर एक फॉर्मेट में, जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगेंस्ट द वॉल भारत के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को ऊपर वो लेकर आया, जिस तरह से मैच वो फाइनल मैच जीता न्यूजीलैंड। 2019 विश्व कप में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ही विनर था। वो अलग बात है कि बिल्कुल बेन बिल्कुल। स्टोक्स का बल्ला जो है थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया और इसी वजह से एक और एक्स्ट्रा बाउंड्री मिल गई, नहीं तो फिर न्यूजीलैंड ही मैच वो जीत जाता। इस विश्व कप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि ये अंडररेटेड टीम थी। बिल्कुल जब विश्व कप शुरू हुआ तो किसी ने भी ये नहीं कहा था कि इनके पास उतना दमखम है। पर अंत में देखिए कैसे कैसे अनलाइकली हीरोज हैं इस टीम में, जो कि पावर हिटर का भी काम करते हैं। डैरल मिचेल हो गए, शानदार फिनिशर बनकर उभरे हैं। जिमी नीशम हो गए, बेहतरीन पावर फिनिशर हो गए हैं। और जिमी नीशम कितने साल से आईपीएल में खेल रहे हैं, इस तरह की पारी उनको खेलते हुए हमने देखा नहीं है। और जब न्यूजीलैंड की बात आती है तो वहां पर शानदार उनका प्रदर्शन रहा। कल अगर आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट का पावर प्ले में उन्होंने विकेट्स लिया नहीं। उनकी गेंदबाजी थोड़ी बहुत महंगी हुई थी, पर अन्य बॉलर्स ने कितने अच्छे तरह से गेंदबाजी की। केन विलियमसन ने कल, एक विकेट कीपर है ग्लेन फिलिप्स, उनसे भी एक ओवर करवा दिया। तो जी चलिए वो अलग बात है कि ओवर में 10 से 11 रन गए, पर 10 से 11 रन उस स्थिति में ज्यादा नहीं है। और ये जी विश्वास था केन विलियमसन को अपने बल्लेबाजों के ऊपर कि 10 या 11 रन अगर आप बना रहे हैं तो वो चेजेबल है लास्ट के 4 या जी 5 ओवर में। और कल आप रन चेस को देखें कि बहुत जरूरी था डेविन कॉनवॉय और डैरल मिचेल के लिए विकेट नहीं गंवाना। वो मिडिल ओवर्स में उन्होंने विकेट नहीं गंवाया। बिल्कुल। और एक और बात थी, उनको लग और रहा था रनिंग कि बिटवीन अगर द विकेट जो सभा भाई कल रन थी, बिटवीन कमाल विकेट, थी वो। और मतलब एक और बात हर है कि गेंद स्ट्राइक चेंज हाँ करना, वो सही मुझे था, लग रहा है सबसे बड़ा सही था। हाईलाइट था। हर जी बॉल पे उसके साथ साथ उनको लग रहा था कि अगर विकेट्स हैं हमारे पास तो लास्ट के 7 या 8 ओवर में अगर आपको 70-80 रन भी चाहिए तो वो गेटेबल है। और हम्म। वही अंत में देखने को मिला। तो ये बेहतरीन प्लानिंग है, बेहतरीन रन चेज देखने को मिला है कल न्यूजीलैंड की टीम से। तो चलिए, न्यूजीलैंड की टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है और शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 3 सालों में, तीनों फॉर्मेट में। ये टीम अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंच रही है तो इस टीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इनके जो सेनापति हैं वो कमाल की रणनीति बनाते हैं, और इसीलिए जितने भी रन युद्ध है, हम रण युद्ध नहीं इसको रन युद्ध कहेंगे, हर रन युद्ध में ये टीम आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो चलिए, इसी अच्छे नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खेल नीति की बहुत तारीफ हो रही है हर जगह, उस पर आगे बातचीत करेंगे। और हर्ष जैन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया या मैसेज दिया खेल नीति के लिए, वो आपको दिखाएंगे। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो बड़ी खबर है सभा भाई, उससे पहले रूबरू करा दें, फिर हम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करेंगे। हरचैन ने ये मैसेज दिया है कि खेल नीति पे जो डिस्कशन हमने किया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अनिवार्य होना चाहिए, उसको बीसीसीआई ने मान लिया। और कल एक बड़ी खबर आई जहां पे बीसीसीआई ने कंपलसरी किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा अगर आपको भारतीय टीम में आना है। तो बहुत बहुत बधाई सभा भाई आपको भी, और हाँ राजकुमार सर आपको भी। ये एक लगातार हम लोग एक मुहिम चला रहे थे खेल नीति पे कि आप गाड़ी में बैठ के सोशल मीडिया पे आप पिक्चर्स और वीडियोस डाल सकते हैं, तो फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी पहल है राजीव, ये बीसीसीआई की, और ये जी जरूरत थी इस चीज की, ये पहले भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, तो ये गलत था। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी था कि मतलब वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, फटीग हो जाता है। लेकिन
जरूरी है कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल भी रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो उससे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लोकल क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत हम्म। बूस्ट मिलता है, उनका मोरल बहुत हाई होता है जब वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलते हैं और वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है उनको। एक बात बिल्कुल। और बहुत जी जी एक सौम्य और भाई। बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरा ये सुझाव है कि टेस्ट मैचेस खेलना बहुत जरूरी है अपने बेस्ट 11 के साथ। जी तो शेड्यूल जो बनना चाहिए और प्लेयर्स का जो वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि जब भी भारत टेस्ट मैचेस खेल रहा है, क्योंकि टेस्ट मैच की साइकिल शुरू होने वाली, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, वहां पर आपके बेस्ट जो प्लेयर्स हैं, जो टॉप 11 प्लेयर्स हैं, टॉप 14 प्लेयर्स हैं, उनको अवेलेबल रहना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा जी चाहे वो T20 हो या फिर वनडे क्रिकेट हो, जब भी आप बायलेटरल एंगेजमेंट खेल रहे हैं, वहां पर वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर आपको रोटेट और रेस्ट करना पड़ेगा प्लेयर्स को। अगर आप रेस्ट करवा रहे हैं प्लेयर्स को, तब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को ध्यान में रखकर आप रेस्ट कराएं, ताकि अगर सपोज कीजिए कि मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, अगर अभी कोई बायलेटरल एंगेजमेंट हो रही है वनडे क्रिकेट में, हम्म इंडिया वर्सेस से श्रीलंका, वहां पर अगर हम चाहें तो रोहित शर्मा रेस्ट कर सकते हैं, हम नए खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं। और उस समय अगर कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, तब अनिवार्य हो जाना चाहिए कि रोहित शर्मा अगर पूरा टूर्नामेंट नहीं तो कम से कम 2 या 3 मैच जरूर खेले मुंबई के लिए। इससे हम्म लाभ जो है बहुत ज्यादा होता है। हम लोग कई सालों से बातें करते आ रहे हैं कि आईपीएल में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कितना ज्यादा फायदा मिलता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं। कुछ उसी प्रकार का अनुभव हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ला सकते हैं। अभी मैं लखनऊ में था, मुश्ताक अली देख रहा था, वहां पर इतना अच्छा लगा कि सभी जो 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 यंगस्टर्स हैं या जो भारत के लिए खेल चुके हैं, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो हम्म टूर्नामेंट के जो छवि है ना, वो अलग सी हो जाती है राजीव। तो मैं चाहता बिल्कुल। हूँ कुछ इसी प्रकार से बीसीसीआई बैठ के शेड्यूल बनाए, ताकि कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं वो कम से कम अपने स्टेट टीम के साथ भी खेलें, जिससे यंगस्टर्स को जी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। राजकुमार सर, एक सवाल है एक व्यूवर का आपके लिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच पे आगे जाए उससे पहले एक सवाल आपसे है कि रोहित शर्मा क्या टेस्ट मैच में भी कप्तानी करेंगे अगर विराट के एब्सेंस पे, और रहाणे के साथ क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? राजीव, मुझे नहीं लगता कि रोहित को कप्तानी दी जाएगी। मेरा मानना है कि रहाणे काफी लंबे समय से वाइस कैप्टन है टीम के। लेटली उनका थोड़ा सा फॉर्म जरूर बिगड़ा है, लेकिन जब भी उन्होंने भारतीय टीम को लीड किया है तो उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद जी सेलेक्टर्स उन्हीं के साथ परसिस्ट करें, और अगर उनके साथ करते हैं तो मुझे लगता है ये एक ठीक डिसीजन भी होगा। सवा भाई, आपको क्या लग रहा है, फॉर्म देखना पड़ेगा यहाँ पर अजय के रहाणे का, या आप रिकॉर्ड्स भी देखेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो इस तरह से कमबैक किया था इंडियन टीम ने रहाणे की अगुवाई में, वो अभी तक सबके जहन में है, मतलब वो तस्वीरें हम भूल नहीं पा रहे अभी भी। चलिए, अच्छी बात है कि फैंस के जहन में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला थी भारत के लिए। वहां पर जिस तरह जी की पारी खेली थी मेलबर्न में, बेहतरीन कमबैक दिखाया था, उसमें बहुत बड़ा हाथ था अजिंक्य रहाणे के वो शतक का। ये हो सकता है राजीव इस समय, चूंकि ये वन ऑफ 2 टेस्ट मैचेस में जो खबरें आ रही हैं कि पहले टेस्ट मैच में ब्रेक दिया जाएगा विराट कोहली को, दूसरे टेस्ट मैच में वापस आ जाएंगे। हो खबरें सकता नहीं आ है रही, कि वन ऑफ राजकुमार सर ने तो हाँ, बिल्कुल खबर की पुष्टि कर दी है ऑलमोस्ट। तो ये वन नहीं ऑफ नहीं, टेस्ट मैंने मैच कोई के लिए पुष्टि नहीं की। ये देखिए, शक्ल शक्ल बता रही है कि क्या है ये महासूत्र जो मैंने कहा था। हाँ तो मुझे लगता है कि चूंकि ये वन ऑफ टेस्ट होगा, तो हो सकता है यहाँ पर टीम मैनेजमेंट या फिर चयन करता है सोचे कि चलिए अजिंक्य रहाणे को से ही हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। पर मुझे लगता है जी कि बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में आप इस पर डिस्कशन होने चाहिए और आपको आगे के बारे में सोचना होगा, क्योंकि 2 साल है अभी ये टेस्ट मैच जी। साइकिल को राजीव, इसीलिए उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि अब बहुत जरूरी है कि हम एक यंगस्टर को ग्रूम करें रेड बॉल के लिए भी। आपको लग रहा है के राहुल, राजकुमार सर, आइडियल चॉइस हो सकते हैं? ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि ऑल फॉर्मेट में अगर कोई मिल जाए कप्तान या वाइस कैप्टन तो ज्यादा सूट करता है ड्रेसिंग रूम को। क्या के राहुल एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे, और बीसीसीआई बहुत गंभीरता से सेलेक्टर्स भी सोचेंगे कि अब रहाणे की जगह के राहुल को कप्तानी दी जाए? बिल्कुल राजीव, उनमें बहुत पोटेंशियल है, और अगर फ्यूचर की तरफ सेलेक्टर्स देखते हैं तो एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं के हम्म राहुल भारतीय टीम में। तो अगर इस तरह की सोच सेलेक्टर्स रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे फ्यूचर की टीम बनाने में आसानी होगी, और मतलब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं, जी। ये एक अच्छी बात होगी।
तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की, और लगातार खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा करते रहे हैं। राजकुमार सर क्योंकि दिल्ली टीम के हेड कोच हैं, सभा भाई एक्स सेलेक्टर हैं, और ये चर्चा इसलिए हम करते रहे क्योंकि अगर एक खिलाड़ी अवेलेबल है, इंटरनेशनल प्लेयर, तो उसको जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। हम सब ने देखा है, और न्यूजीलैंड आज इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत ध्यान देते हैं। मैंने भी न्यूजीलैंड मैंने ट्रेवल किया और वहां देखा छोटे छोटे क्लब्स में भी जो उनके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो पैदल चल के जाके क्रिकेट खेलते हैं। मैं एक एग्जांपल मुझे याद आता है सभा भाई, मैं वो कहानी आपसे शेयर करूंगा। जो न्यूजीलैंड के बहुत ही तगड़े विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की, और अभी कलकत्ता टीम के साथ एज मुझे लग रहा है कंसल्टेंट हैं वो टीम के साथ जुड़े हुए। वो एक बार मैंने देखा कि वो अपना किडबैग रोड पे लेके, वो जो कॉफिन बॉक्स होता है उसको लेके वो जा रहे थे। तो मैंने उनसे बात की, आप अपनी गाड़ी पे क्यों नहीं जा रहे? बोले कि नहीं, बगल में जाना है, एक हमारा डोमेस्टिक मैच चल रहा है तो आई हैव टू पार्टिसिपेट। तो वहां से वो होटल से निकले, वहां पे गए, उन्होंने मैच खेला, 20 ओवर का मैच था, और वापस आए। अब ये इतना बड़ा एग्जाम्पल था, मेरी आंखें खुली रह गई कि इतना बड़ा प्लेयर वहां का, इतना बड़ा स्टार प्लेयर, और ऐसे डाउन टू अर्थ है जो पैदल जा रहे हैं अपना कॉफिन बॉक्स लेके। हमारे यहाँ तो पैदल तो छोड़िए, लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना भी पसंद नहीं करते। तो ये हाँ आई नो, पर वो निर्भर करता है गेम के पॉपुलैरिटी पर। अगर आप इंग्लैंड को ही देख लें तो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, काउंटी मैचेस खेलते हैं, क्लब मैचेस खेलते हैं। एलिस्टर कुक जो कि शानदार कप्तान है, उनको मैंने देखा है, वो इंग्लैंड ए का मैच खेलने आए हुए थे बूस्टर में, कोई पूछने वाला नहीं, अपने से आते हैं, अपने से मैच खेल के चले गए। पर आप उसी हिसाब से अगर आप फुटबॉलर को डाल दें, कोई इंग्लिश प्रीमियर के फुटबॉलर को, वो इस तरह से बाहर घूम नहीं सकता है, उसके पीछे बहुत सारे फैंस दौड़ते रहते हैं, तो अलग अलग माहौल है राजीव। पर आपने जो कहा ना स्पोर्टिंग नेशन की जो बात की, उसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं रग्बी के प्लेयर्स भी वहाँ देखे, वहाँ का नंबर 1 स्पोर्ट्स जो है रग्बी है, वो भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि मतलब हमारे यहाँ तो भगवान का दर्जा दे देते हैं या तो जमीन पे ला देते हैं, तो लेकिन वहाँ पे स्पोर्ट्समैन है, ये एक बड़ा फर्क है। कल्चर भी नहीं है ना राजीव वहाँ पे। अब राजकुमार शर्मा को देखिए, बाहर गाड़ी से उतर नहीं सकते, इसीलिए गाड़ी में बैठ के शो कर रहे हैं। अगर गाड़ी से उतर जाएंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी, सब लोग पहचान लेंगे, ऑटोग्राफ के लिए लोग भागेंगे। तो ये सारी मुसीबतें सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं है, उनके कोचेस के साथ भी है। जी, तो चलिए आज के मुकाबले पे अब बात कर लेते हैं थोड़ी। आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मुकाबला है। पाकिस्तान के लिए सभा भाई बड़ा सेटबैक है, रिजवान और शोएब मलिक दोनों फ्लू से पीड़ित हैं। अब ये किसी को पता नहीं अभी तक है कि वो नहीं खेलेंगे। क्या ये बड़ा झटका होगा अगर वो नहीं खेलते दोनों मैच? बहुत बड़ा सेटबैक है ये पाकिस्तान के लिए। इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कमर कुछ हद तक टूट सी जाएगी, क्योंकि ये दोनों के पास अनुभव है। एक टॉप ऑर्डर को संभालते हैं तो दूसरे लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं, और जो फॉर्म दिखाया है अभी तक विश्व कप में दोनों ही खिलाड़ियों ने, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और इनके नहीं रहने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा घाटा होगा पाकिस्तान को। अब उनके रिजर्व प्लेयर्स में कौन है, मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था। सरफराज और हैदर अली का नाम आ रहा है। सरफराज और हैदर अली पर हैदर अली आएंगे, क्योंकि हैदर अली के बारे में सुना है हम लोगों ने, वो भी आसिफ अली के तरह के बल्लेबाज हैं, पर उनके पास वो मैच्योरिटी नहीं है, वो अनुभव नहीं है जो शोएब मलिक के पास है। सरफराज इसके पहले कप्तान थे, मैं मान सकता हूँ कि वो कीपिंग में बड़े आसानी से रिजवान की जगह ले सकते हैं, पर जो एक्सप्लोसिव शुरुआत मोहम्मद रिजवान ने दी है शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए, वो अचीव करना सरफराज के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि काफी समय से वो मैचेस नहीं खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि अंतिम कोई डेड रबर था, वहां पर एक मैच उनको खेलने का मौका मिला था, तो इसका फर्क बहुत पड़ेगा पाकिस्तान को। राजकुमार सर, आपके लिए हरजैन जी का सवाल है, कह रहे हैं आपकी जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या विराट ने ये जैकेट दी है, ये पूछ रहे हैं? नहीं, विराट ने जैकेट नहीं दी है, विराट ने ये गाड़ी दी है जिसमें मैं बैठा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ये लीजिए हरजैन साहब, आपको सवाल का आपके जवाब मिल गया कि जैकेट नहीं, दरअसल जिस गाड़ी में वो बैठे हैं वो विराट ने दी है। तो चलिए एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया की पेस बॉलिंग अटैक के बारे में बात करेंगे, और डेविड वार्नर का फॉर्म जिस तरह से लौटा है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, उस पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। Habits, routines, how exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor, and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday, because I believe that awesome lives start with awesome habits.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में। राजकुमार सर, मिचेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और आपको लग रहा है थोड़ा बॉडी लाइन गेंदबाजी होगी, क्योंकि ये बड़ा नॉकआउट मुकाबला और ऑस्ट्रेलिया अपने नॉकआउट पंच के लिए बहुत जाना जाता है। बिल्कुल, बहुत प्रोफेशनल टीम है राजीव, और उनका बॉलिंग अटैक देखें तो बहुत ही शानदार है। लेकिन जिस तरह बाबर आजम और रिजवान ने ओपनिंग की है, वो भी बहुत एक शानदार मुकाबला होगा। लेकिन अगर रिजवान फिट नहीं होते तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो काउंटर अटैक करते हैं और बाबर आजम एक तरफ से संभालते हैं टीम को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस खराब होने की चांसेस हैं पाकिस्तान के। और ऑस्ट्रेलिया विल कम हार्ड एट पाकिस्तान, क्योंकि एक बहुत प्रोफेशनल टीम है, बॉलिंग अटैक उनका बहुत शानदार है, और अभी बैट्समैन वार्नर भी फॉर्म में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि काफी कड़ा मुकाबला होगा ये पाकिस्तान के लिए। आप कैसे देख रहे हैं सबा भाई, मिचेल स्टार्क बनाम शाहीन शाह अफरीदी मुकाबला, या आप देख रहे हैं जिस तरह से हैरिस रऊफ ने गेंदबाजी की है और हेजलवुड कमाल के फॉर्म में है इस पूरे टूर्नामेंट में। हेजलवुड की अगर गेंदबाजी की बात करें सबा भाई, खास तौर से उनका उनका लेंथ टेस्ट क्रिकेट वाला ही रहता है ज्यादातर। क्या लेकिन रीजन आप देख रहे हैं सक्सेसफुल है और मार बहुत कम पड़ती है उनको? T20 में ये जो फॉर्मेट है बहुत ये बड़ा ही इवॉल्विंग फॉर्मेट है राजीव। अब अगर आप देखेंगे जो सक्सेसफुल पेस बॉलर्स वही हैं जो हार्ड लेंथ बॉल डालते हैं या फिर जो छोटी बॉल डालते हैं। अब यॉर्कर का जमाना चला गया है, क्योंकि अब बल्लेबाज जो हैं वो तैयार रहते थे यॉर्कर के लिए, डेप्थ में चले जाते थे क्रीज के, वहां से तैयार रहते थे पावर हिटिंग के लिए। उसको ध्यान में रखकर पेस बॉलर्स ने अपने लेंथ को चेंज कर लिया है। तो ऐसे बॉलर्स जो लेंथ, जो हार्ड लेंथ डालेंगे डिसिप्लिन के साथ और निरंतरता के साथ, उनको सफलता मिलेगी। आप जितने सारे मैचेस देख लें, जैसे ऐसे पेस बॉलर जो इस प्रकार की लेंथ डाल रहे हैं उनको सफलता मिलती है। उसके साथ साथ उसी लेंथ पर अगर आप धीमी गति की बॉल डालें, कटर्स डालें या फिर स्लो बाउंसर डालें, तो वहां से शॉट लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जॉश हेजलवुड को सफलता मिल रही है। पैट कमिंस भी कुछ उसी प्रकार की लेंथ डाल सकते हैं। मिचेल स्टार्क के पास वैरायटी है, ऊपर भी यॉर्कर डालते हैं या फिर हार्ड लेंथ डाल सकते हैं, और वो ज्यादातर बॉल ऊपर ही रखते हैं। तो ये बड़ा ही शानदार मिश्रण है ऑस्ट्रेलिया के पास। पाकिस्तान की भी स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है। मुझे लगता है कि ये दोनों टीम में जो मुकाबला है इस समय वो पेस बॉलर्स का मुकाबला होने वाला है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, और जैसा कि राजकुमार ने कहा कि मोहम्मद रिजवान एक ऐसे बॉलर थे जो हार्ड लेंथ वाली बॉल को साइड शॉट्स अच्छा लगाते थे, कट करते हैं, पुल करते हैं। तो उनकी कमी जरूर खलेगी पाकिस्तान को। पर कितना जल्दी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्चून चेंज हो रहे हैं। जब वो आए थे सब लोग कह रहे थे कि अरे उनकी टीम बहुत सारे सीनियर्स हैं, वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, पर देखिए अचानक वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभरी है ये टीम। बिल्कुल। और राजकुमार सर, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह के फॉर्म में है, आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया टारगेट करेगा बाबर आजम को? क्योंकि बाबर आजम ने सिंगल हैंडेडली कुछ मैचेस जिता दिए हैं, और वो एक ऐसे खिलाड़ी जो मैच को फिनिश करते हैं। अगर अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो वो अपने गेयर को बड़ा अच्छा शिफ्ट करते हैं, और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रूव किया कि वो टॉप 3 बैट्समैन में है वर्ल्ड क्रिकेट के। राजीव, बिल्कुल बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस समय वर्ल्ड की, उसमें कोई डाउट नहीं है। शानदार टेम्परामेंट है, टेक्निक बहुत अच्छा है, और बहुत प्राइज विकेट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए ये। और बिल्कुल वो चाहेंगे कि बाबर आजम को अगर वो जल्दी आउट कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत अच्छा मौका होगा ये मैच जीतने का। राजकुमार सर, टॉस को कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? क्योंकि मुकाबला दुबई में है और ड्यू फैक्टर आबू धाबी में तो कल कम दिखा था जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था। आज बड़ा फैक्टर आपको लग रहा है प्ले करेगा टॉस? डेफिनेटली, हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है राजीव की जो टीम टॉस जीती है उसको बहुत एडवांटेज रहा है, क्योंकि बाद में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो गया है, और विकेट भी आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ड्यू पड़ता है तो बॉल स्किड करता है, स्पिन होता नहीं है, और कटर्स भी नहीं होते जब थोड़ा सा पानी ड्यू फैक्टर होता है। तो यहाँ पर काफी क्रूशल होगा टॉस, और जो भी टीम जीतेगी उसको काफी एडवांटेज मिलने वाला है टॉस का। सवा भाई, आसिफ अली के लिए हरचैन का एक सवाल है। उनका कहना है कि मिचेल स्टार्क के सामने असली टेस्ट होगा, आपको लग रहा है आसिफ अली का, जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिशेस किए हैं पाकिस्तान के लिए? हाँ, मैं देख रहा हूँ कौन से बॉलर्स बॉलिंग करेंगे उनको। तो मिचेल स्टार्क है, जॉश हेजलवुड है, या फिर पैट कमिंस है। ये बहुत ही बड़ा इम्तहान होगा आसिफ अली के लिए। पर अभी जो हम लोगों को देखने को मिला है वो एक शानदार पावर हिटर है, वो मैच को फिनिश कर सकते हैं, वो ज्यादा विश्वास रखते हैं अपने बड़े शॉट्स के ऊपर। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। पर हाँ, यहाँ से अगर उनका प्रदर्शन अच्छा होता है तब
उनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये लड़ाई जो है, जो बैटल है आसिफ अली वर्सेस ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर्स की, उसमें वही खिलाड़ी ऊपर आएगा जो जिसको पता है कि प्रेशर में किस तरह से बैटिंग करनी है। और आसिफ अली ने शानदार टैलेंट दिखाया है अभी तक। अर्पण का एक सवाल राजकुमार सर आपके लिए है। उनका कहना है कि ये जो ड्यू फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासतौर से नवंबर दिसंबर के महीने में। हम यूएई में देख रहे हैं और इंडिया में भी जब मैच होते हैं तो नवंबर दिसंबर, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी आएगी यहाँ खेलने, ड्यू फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी ये इनका ये सवाल है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही होता है? और मेरा इसी से ऐड करता हुआ सवाल है कि इससे निपटने के लिए टॉस को लेकर कुछ क्या आईसीसी कर सकती है? राजीव, पहले ही एक बार कहा जा रहा था कि होस्ट टीम को टॉस, मतलब गेस्ट टीम को दे दिया जाए टॉस, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। और ये बड़ा मुश्किल सा एक सवाल है कि इससे कैसे पार पाया जाए। तो यहाँ पर ड्यू फैक्टर के लिए तो यही है कि आप उन जगहों पर, जैसे इंडिया में अगर आप नॉर्थ इंडिया में खेलते हैं तो ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। इसी टाइम पे अगर आप सदर्न पार्ट में इंडिया में खेलते हैं तो वहाँ ड्यू फैक्टर नहीं होता है। तो बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए तो एटलीस्ट ये कर सकती है कि नॉर्थ में इस समय मैचेस ना हो और वेस्ट में या साउथ में मैचेस हो। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे एवेन्यूज देखे जा सकते हैं जहां पर ड्यू बहुत बड़ा रोल ना प्ले करे। जी, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, क्योंकि सभा भाई दो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मैच दुबई में थोड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के साथ देख रहे हैं, या पाकिस्तान ने जिस तरह से अभी एक भी मैच नहीं हारा है इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान के साथ आप शुरुआती एडवांटेज देख रहे हैं? मुझे लगता है दुबई में मैच होने वाला है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो और ऑस्ट्रेलिया अपने 3 पेस बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। अगर वो शॉर्ट डिलीवरी डालते भी हैं, हार्ड लैंड डालते भी हैं, तो स्क्वायर शॉट्स खेलकर ज्यादा रन बनाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशंस कुछ ग्राउंड कुछ उस तरह के हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है। उससे बड़ी बात यह है कि डेविड वार्नर वापस आ गए हैं अच्छे फॉर्म में। वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो एक मैच विनर है। और उसके बाद मिचेल मार्श का फॉर्म अच्छा नजर आ रहा है, स्टीव स्मिथ है, मैथ्यू वेड है, तो कई सारे ग्लेन मैक्सवेल मौजूद हैं। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल ने अभी तक इस विश्व कप में कुछ किया नहीं है। तो ये मुकाबला तो अच्छा होगा, पर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एडवांटेज जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। चलिए, बट मुझे लग रहा है कि एशियन होने के नाते मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीते और फाइनल भी जीते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को इस जीत की बहुत जरूरत है। और पाकिस्तान अगर अच्छा करता है तो फिर वो जो क्रिकेट का रोमांच है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, वो बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, और सभा भाई आपका भी। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IBM के ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hello, everybody. It's been another great week on the IBM Podcast Network. An app for extramarital relationships sounds interesting? Well, it exists, and it's booming. On GBCD, Farad and Sunetru talked to Sybil Shadel from Gleeden, a dating service primarily marketed to women. On Simplified, the gang discussed the phenomena of sports washing illustrated by the recent Saudi takeover of the Newcastle United Football Club. On the Life Manifesto, Serena explains various lessons from Charlie Plum's life and how we can apply them to our own lives. On Say No to Drama, Chetna is here to slice the drama around workaholics and help understand the consequences of our choices. And learn how to simplify your personal finances on Paisa Vaisa as Anupam speaks to co-founders of 5Money, Sujit Narayan and Sumit Golani. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. पेशे खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शिद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पर। ओनली ऑन द नानकारी पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IBM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।